सुबह बजने वाले अलार्म के बाद के वो शुरुआती 5 मिनट, विज्ञान कहता है कि वो महज समय का एक छोटा सा हिस्सा नहीं है। मतलब वो हमारे ही दिमाग के अंदर चलने वाला एक बायोलॉजिकल युद्ध है। बिल्कुल, और ये एक ऐसी अदृश्य लड़ाई है जो उम, जो ये तय कर देती है कि हम दिन भर क्या हासिल करने वाले हैं। हाँ, एक तरफ दिमाग का वो हिस्सा है जो कहता है कि भाई उठो, और दूसरी तरफ वो आदिम हिस्सा है जो कहता है हुँ, बस 5 मिनट और। सही बात है। और ये एक बहुत ही स्पष्ट और निर्मम बाइनरी स्थिति है। मतलब या तो हम बिस्तर छोड़ते हैं या फिर उस स्नूज़ बटन के सामने सरेंडर कर देते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस छोटी सी जीत या हार का असर सिर्फ उन 5 मिनटों तक सीमित नहीं रहता है ना। जी, ये पूरे दिन के लिए एक मनोवैज्ञानिक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है, जो असल में हमारी पूरी उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी को आकार देता है। तो आज की इस गहन चर्चा का केंद्र बिंदु यही चेन रिएक्शन है। हम YouTube के एक बेहद चर्चित वीडियो द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के सारांश का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। और हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हम इस स्रोत में दी गई जानकारी को एक सुबह से लेकर रात तक की रूटीन के सांचे में ढालेंगे। बिल्कुल, ताकि हम ये डिकोड कर सकें कि दिन के अलग-अलग प्रहर में हमारा दिमाग कैसे काम करता है, और हाई परफॉर्मेंस के लिए हम अपने ही अनुशासन को कैसे हैक कर सकते हैं। इस स्रोत की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? ये अनुशासन को किसी जन्मजात टैलेंट के रूप में नहीं देखता। हाँ, क्योंकि समाज में तो अक्सर ये मान लिया जाता है कि कुछ लोग बस पैदाइशी अनुशासित होते हैं। एकदम सही। लेकिन यहाँ इस धारणा को पूरी तरह से खारिज किया गया है। स्रोत स्पष्ट करता है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी मांसपेशी है जिसे रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतों और फैसलों से विकसित किया जा सकता है। तो चलिए दिन की शुरुआत वाली उस जंग से ही बात शुरू करते हैं। मुझे हमेशा लगता है कि सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे काम करना ऐसा है जैसे कोई ऐसी कार चलाना जो सिर्फ तभी चलती है जब मौसम सुहावना हो। अरे वाह! ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। हाँ, है ना? मतलब अगर बाहर बारिश हो रही है या कड़ाके की ठंड है, तो कार स्टार्ट ही नहीं होगी। मोटिवेशन भी ऐसी है, ये बहुत जल्दी गायब हो जाती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमारा ही दिमाग जो लॉजिकली जानता है कि उठना ज़रूरी है, वो सुबह-सुबह इतना कड़ा प्रतिरोध क्यों पैदा करता है? इसे समझने के लिए हमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के पन्नों को पलटना होगा। इवोल्यूशन या विकासवाद की नजरिए से देखें तो हमारा दिमाग एक बहुत ही कंजूस मशीन है। कंजूस मशीन, मतलब वो ऊर्जा बचाना चाहता है। बिल्कुल, वो जैविक रूप से इस तरह से वायर्ड है कि वो हर हाल में ऊर्जा बचाना चाहता है और किसी भी तरह के शारीरिक या मानसिक दर्द से बचना चाहता है। अच्छा, तो जब हम सुबह उठते ही बिस्तर पे पड़े-पड़े फ़ोन स्क्रॉल करते हैं, तो क्या होता है? तो दिमाग को बिना कोई कैलोरी बर्न किए तुरंत खुशी का एहसास होता है। उसे इंस्टेंट डोपामीन मिलता है। और इसके उलट जब हम रज़ाई की गर्माहट से बाहर निकलने या कोई मुश्किल काम शुरू करने की सोचते हैं, तो उसमें ऊर्जा खर्च होती है। ठीक यही होता है। दिमाग इस ऊर्जा खर्च होने की प्रक्रिया को एक खतरे या दर्द के रूप में देखता है। तो वो अलार्म बजाने लगता है। हाँ, वो तुरंत अंदर एक अलार्म बजाने लगता है कि रुको, ये काम मुश्किल है, ऊर्जा बचाओ। इसीलिए वो हमें स्नूज बटन दबाने के लिए प्रेरित करता है। वो हमें सुरक्षित और कंफर्टेबल रखना चाहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुबह का आलस हमारी कोई चारित्रिक कमजोरी नहीं है, बल्कि ये हमारे ही दिमाग का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, जो अब आधुनिक दुनिया में हमारे खिलाफ काम कर रहा है। एकदम सही समझे आप। ऐसे में इस बायोलॉजिकल ट्रैप को कैसे तोड़ा जाए? मतलब हम अपने दिमाग को ये कैसे समझाएं कि थोड़ा कष्ट सहना जरूरी है? हम्म, यहाँ स्रोत में नेवी सील्स के मानसिक मजबूती या मेंटल टफनेस का जिक्र किया गया है। नेवी सील्स की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग मानी जाती है। हाँ, मैंने सुना है उन्हें बर्फीले पानी में घंटों रहना पड़ता है, या बिना सोए लगातार कई दिनों तक मिशन पूरे करने होते हैं। जी, और ये सब सिर्फ शारीरिक ताकत के दम पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए दिमाग को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो दर्द और असुविधा के सामने घबराना बंद कर दे। लेकिन एक सेकंड, हम में से ज्यादातर लोग तो वॉर जोन में नहीं जा रहे ना, है ना? हमारे दुश्मन बंदूक लेकर तो नहीं खड़े। सही कहा। हमारे दुश्मन तो हमारे अपने घर का कंफर्ट जोन है। वो मुलायम बिस्तर है और वो बहाने हैं जो हम खुद को देते हैं। तो एक आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये सील कमांडो वाली टफनेस कैसे ला सकता है? इसका तरीका बहुत ही व्यवहारिक है और छोटे कदमों पर आधारित है। स्रोत समझाता है कि हमें जानबूझकर अपने लिए छोटे और अस्थायी कष्ट चुनने चाहिए। अस्थायी कष्ट, जैसे कि कर अनकंफर्टेबल स्थितियों में डाल रहे हैं,
ताकि दिमाग को एक सिग्नल भेजा जा सके। हाँ, और इसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में इन छोटे-छोटे कष्टों का सामना अपनी मर्जी से करते हैं, तो हम असल में अपने दिमाग के उस हिस्से को ट्रेन कर रहे होते हैं जो घबराता है। अच्छा, तो जब कोई इंसान ठंडे पानी के नीचे खड़ा होता है, तो शरीर का पहला रिएक्शन भागने का होता है, लेकिन वो वहां रुका रहता है। बिल्कुल। और जब वो वहां रुका रहता है, तो वो अपने दिमाग को ये सिखा रहा होता है कि ये असुविधा अस्थायी है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह! मतलब हम अपने दिमाग की इस पुरानी आदत को तोड़ रहे हैं कि हर छोटी सी मुश्किल पर पैनिक करना है। जी, जब दिमाग को समझ आ जाता है कि छोटा दर्द सहने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, तो भविष्य की बड़ी चुनौतियों के लिए वो तैयार हो जाता है। यही कारण है कि मेंटल टफनेस कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह रोजमर्रा के छोटे-छोटे संघर्षों से कमाई जाती है। एकदम सही। चलिए अब इस रूटीन के अगले चरण में प्रवेश करते हैं। मान लेते हैं कि सुबह की पहली जंग जीत ली गई है। अब दिन शुरू होता है। जब काम या पढ़ाई का समय आता है, तो हमारा सामना अनगिनत डिस्ट्रैक्शन से होता है। हाँ, हर तरफ नोटिफिकेशंस हैं, तरह-तरह के प्रलोभन हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ सुबह वाली इच्छा शक्ति के दम पर पूरे दिन के इन डिस्ट्रैक्शन से नहीं लड़ा जा सकता। बिल्कुल नहीं लड़ा जा सकता। हम्म, मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है ईगो डिप्लीशन। स्रोत में इसे बहुत प्रमुखता से उठाया गया है। ईगो डिप्लीशन, ये क्या होता है? विल पावर या इच्छा शक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे अंदर असीमित मात्रा में भरी हुई हो। ये हमारे शरीर की किसी मांसपेशी की तरह ही काम करती है। क्या इसका मतलब ये है कि हर बार जब कोई निर्णय लिया जाता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमारी विल पावर खर्च होती है? जैसे सुबह ये तय करना कि कौन सी शर्ट पहननी है। बिल्कुल। हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो फैसले लेने और हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने का काम करता है, उसे सुचारू रूप से चलने के लिए भारी मात्रा में ग्लूकोज और ऊर्जा की जरूरत होती है। तो जब हम अनहेल्दी खाने को मना करते हैं, तो ऊर्जा खर्च होती है। जी, और जब ट्रैफिक में गुस्सा करने से खुद को रोका जाता है, तो ऊर्जा खर्च होती है। जब काम के दौरान फोन चेक करने की इच्छा को दबाया जाता है, तो वहां भी विल पावर खर्च होती है। और दिन भर ऐसे दर्जनों छोटे-छोटे फैसले लेते-लेते विल पावर का भंडार खाली होने लगता है। यही ईगो डिप्लीशन का मूल कारण है। शाम तक आते-आते दिमाग का डिसीजन मेकिंग हिस्सा बुरी तरह थक जाता है और इसीलिए दिन के अंत में अनुशासन बनाए रखना सबसे मुश्किल होता है। ये तो ऐसा है जैसे हम एक लीक होती हुई पानी की टंकी के साथ सफर कर रहे हों। मतलब पानी का खत्म होना लगभग तय है। तो फिर इस ईगो डिप्लीशन से बचने का रास्ता क्या है? हम्म, इसका सबसे प्रभावी समाधान है एनवायरनमेंट डिजाइन, यानी अपने आसपास के माहौल को इस तरह से सेट करना कि हमें विल पावर का इस्तेमाल ही ना करना पड़े। अच्छा, तो माहौल कैसे सेट करें? स्रोत का नियम बहुत सीधा है। सही चॉइस को आसान बनाएं और गलत चॉइस को मुश्किल बनाएं। मतलब अपने वर्क स्पेस या होम ऑफिस को इस तरह से व्यवस्थित करना कि हमारे सामने प्रलोभन ही ना आए। बिल्कुल। अगर दिन भर में ज्यादा पानी पीना है, तो पानी की बोतल को अपनी टेबल पर रखना एक आसान चॉइस है। इसके लिए कोई इच्छा शक्ति नहीं चाहिए। और अगर काम के दौरान मोबाइल से बचना है, तो उसे अपनी जेब या टेबल पर रखने के बजाय दूसरे कमरे में रख देना चाहिए। एकदम सही। हम्म मुझे यहाँ थोड़ा पुशबैक देना होगा। क्या ये थोड़ा अव्यावहारिक नहीं है? कैसे? मतलब आज के समय में जब सारा काम जरूरी ईमेल्स और कॉल्स फोन पर ही आते हैं, तो क्या सिर्फ फोन को दूसरे कमरे में रख देने से इंसान डिस्ट्रैक्शन से बच सकता है? क्या ये इतना आसान है? ये एक बहुत ही वाजिब शंका है, लेकिन स्रोत का उद्देश्य हमें दुनिया से काटना या किसी गुफा में भेजना नहीं है। बात अटेम्पटेशन या प्रलोभन को कमजोर बनाने की हो रही है। समस्या फोन का होना नहीं है, समस्या है उसकी इंस्टेंट अवेलेबिलिटी। इंस्टेंट अवेलेबिलिटी। मतलब अगर फोन हाथ की दूरी पर है, तो दिमाग के लिए बिना सोचे समझे उसे उठा लेना बहुत आसान है। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन बन जाता है। हाँ, दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। अगर फोन उठाने के लिए इंसान को अपनी कुर्सी से उठकर दूसरे कमरे तक जाना पड़े, तो वो जो कुछ सेकंड का घर्षण या फ्रिक्शन पैदा होता है, वो हमारे दिमाग के लॉजिकल हिस्से को एक्टिवेट कर देता है। वो हमें सोचने का मौका दे देता है कि क्या मुझे सच में अभी फोन देखने की जरूरत है, या मैं सिर्फ बोरियत की वजह से इसे उठा रहा हूँ। बिल्कुल। हमें बस अपने और डिस्ट्रैक्शन के बीच वो छोटा सा फासला पैदा करना है। सोचिए एक बिजी कॉलेज स्टूडेंट है जो अपनी पढ़ाई और पार्ट टाइम जॉब दोनों बैलेंस कर रहा है। उसके लिए तो यह सब ट्रैक करना और भी मुश्किल होगा। उस स्टूडेंट के लिए तो हर दिन एक मैराथन है।
यहीं पर स्रोत एक और बेहतरीन तकनीक का सुझाव देता है, एक सिंपल वीकली चेकलिस्ट बनाना। वीकली चेकलिस्ट वो कैसे काम करती है? बस एक कागज पर अपनी इन नई आदतों को लिख लें, जैसे फोन दूर रखना या जल्दी उठना, और हर दिन टिक करें। इससे दिमाग को एक विजुअल प्रोग्रेस दिखती है जो डोपामाइन देती है, लेकिन सही काम के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। और जब हम माहौल की बात कर रहे हैं, तो माहौल का मतलब सिर्फ निर्जीव वस्तुएं या कमरे का सेटअप तो नहीं होता है ना? हम्म, आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? हमारा सोशल सर्कल, हमारे आसपास के लोग, वो भी तो हमारे एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? बहुत गहरी बात कही आपने। इंसान स्वाभाविक रूप से सामाजिक प्राणी है और हम अनजाने में अपने आसपास के लोगों के व्यवहार की नकल करते हैं। स्रोत के अनुसार अनुशासन का स्तर हमारे सोशल सर्कल से बहुत गहराई से प्रभावित होता है। यानी अगर हम ऐसे लोगों के बीच समय बिताते हैं जो हर काम को कल पर टालते हैं, जिनका कोई रूटीन नहीं है, तो हमारी विल पावर बहुत तेजी से खत्म होगी। बिल्कुल, क्योंकि हम लगातार उनके उस आलसी पैटर्न के खिलाफ तैरने की कोशिश कर रहे होंगे। इसमें बहुत ऊर्जा लगती है। और इसके विपरीत अगर हमारा उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है जो अनुशासित हैं, जो अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीर है, तो अनुशासित रहने के लिए बहुत कम विल पावर की जरूरत पड़ेगी। जी, उनका व्यवहार एक नॉर्म बन जाएगा। हमारा सामाजिक माहौल सिर्फ हमारी आदतों को ही नहीं, हमारी पहचान को भी आकार देता है। ये बहुत ही पावरफुल बात है कि हम अपने आसपास के लोगों का ही अक्स बन जाते हैं। खैर, अब इस रूटीन के आखिरी प्रहर पर आते हैं, शाम का समय। सबसे मुश्किल समय। हाँ, दिन भर के थकान के बाद ईगो डिप्लीशन हो चुका है, विल पावर अपने सबसे निचले स्तर पर है। ये वो समय होता है जब सबसे बड़े प्रलोभन सामने आते हैं। जिम जाने या कोई मुश्किल काम करने का मन नहीं करता, बस आराम करने का मन करता है। बिल्कुल, शरीर बस जवाब दे देता है। मुझे ये किसी मैराथन दौड़ की तरह लगता है। जब कोई धावक मैराथन शुरू करता है तो उसके पास पूरी ऊर्जा होती है, लेकिन 30 किलोमीटर के बाद एक ऐसी स्थिति आती है जिसे स्पोर्ट की भाषा में द वॉल कहते हैं। द वॉल, हाँ, ये वो बिंदु है जहां शरीर और दिमाग दोनों एक साथ हार मान लेना चाहते हैं। एकदम सही। शाम के समय हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसी वॉल से टकराते हैं। ये एनालॉजी यहाँ बहुत सटीक बैठती है। जब दिमाग पूरी तरह से थक चुका होता है, तो वो बस किसी भी तरह का शॉर्टकट खोजता है। तो सवाल यह है कि शाम के इन उच्च दबाव वाले और महत्वपूर्ण कामों के लिए हम अपनी बची खुची विल पावर को कैसे इस्तेमाल करें? स्रोत में इस वॉल को पार करने के लिए कुछ बहुत ही कारगर रणनीतियां सुझाई गई हैं। पहली रणनीति है काम को बहुत छोटे हिस्सों में बांटना। छोटे हिस्सों में? हाँ, मान लीजिए शाम को किसी का लक्ष्य 100 पुशअप्स करना है या कोई बड़ा असाइनमेंट खत्म करना है। थका हुआ दिमाग 100 का आंकड़ा सुनते ही पैनिक कर जाएगा, क्योंकि 100 पुशअप्स के लिए जितनी मानसिक ऊर्जा चाहिए वो उस समय दिमाग के पास होती ही नहीं है। इसलिए हमें अपने दिमाग के साथ एक छोटा सा मनोवैज्ञानिक खेल खेलना होता है। दिमाग को ये नहीं बताना है कि 100 पुशअप्स करने हैं, सिर्फ पहले 10 का लक्ष्य तय करना है। अच्छा, तो थके हुए दिमाग के लिए 10 एक बहुत ही सुरक्षित और आसानी से पूरा होने वाला लक्ष्य लगता है। और जब वो 10 पूरे हो जाते हैं तो शरीर में मोमेंटम आ जाता है, तब अगले 10 आसान लगने लगते हैं। यानी हम बड़े पहाड़ को छोटे छोटे पत्थरों में बदल रहे हैं। लेकिन कभी कभी शाम को कोई बहुत ही हाई प्रेशर काम आ जाता है जहां तुरंत फोकस चाहिए। ऐसे समय के लिए स्रोत में विशिष्ट सांस लेने की तकनीकों का भी जिक्र है, जैसे कि बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग ये कैसे मदद करती है? जब आप बहुत थके होते हैं या दबाव में होते हैं, तो ये तकनीक आपके नर्वस सिस्टम को शांत करती है और फोकस वापस लाती है। ये विल पावर को एक क्विक रीसेट देने जैसा है। अरे वाह! और इसके अलावा क्या शाम को ट्रैक पे रहने का कोई और तरीका है? दूसरी रणनीति है जिसे हम फोकस आर्मर कह सकते हैं। इसका मतलब है कि दिन की शुरुआत में ही जब हमारी विल पावर सबसे ज्यादा होती है, हमें अपने टॉप 3 लॉन्ग टर्म गोल्स यानी लंबे अवधि के लक्ष्यों को लिख कर रख लेना चाहिए। तो सुबह लिखे गए ये लक्ष्य शाम की थकान में कैसे काम आते हैं? जब लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिख लिया जाता है, तो हम अपने दिमाग को एक स्पष्ट जीपीएस कोऑर्डिनेट दे देते हैं। समझ रहा हूँ। एक रिमाइंडर की तरह काम करता है। जब दिमाग को ये पता होता है कि उसे अंत तक कहाँ पहुँचना है, तो वो भटकाव से बच जाता है। यानी हम सुबह की स्पष्टता का इस्तेमाल करके अपनी शाम की कमजोरियों को सुरक्षित कर लेते हैं। ये वाकई एक शानदार तकनीक है। जी बिल्कुल।
और जब हम इन लंबी अवधि के लक्ष्यों की बात करते हैं तो मुझे स्रोत का वो हिस्सा याद आता है जहां सफलता और महारत की वास्तविकता के बारे में बात की गई है। हम अक्सर दूसरों की सफलता देखते हैं और मान लेते हैं कि ये रातों रात हुआ होगा। स्रोत इस रातों रात सफलता के मिथक को पूरी तरह से तोड़ता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प गणितीय सिद्धांत की चर्चा है जिसे द कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। द कंपाउंड इफेक्ट। हाँ, लोग अक्सर सोचते हैं कि जीवन बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाना होगा, कोई बहुत बड़ा त्याग करना होगा। जैसे लोग अक्सर नए साल पर बड़े बड़े संकल्प लेते हैं जो फरवरी आते आते टूट जाते हैं क्योंकि वे एक ही दिन में सब कुछ बदलना चाहते हैं। हकीकत में अगर कोई व्यक्ति हर दिन अपने अंदर अपने काम में सिर्फ 1% सुधार करता है, तो रोजाना का ये 1% सुनने में भले ही नगण्य लगे, हाँ, 1% तो कुछ भी नहीं लगता। लेकिन जब ये 1% पूरे 1 साल तक लगातार कंपाउंड होता है, तो साल के अंत में वो व्यक्ति 37 गुना बेहतर बन चुका होता है। 37 गुना। 37 गुना। ये आंकड़ा सुनने में जितना आश्चर्यजनक है उतना ही प्रैक्टिकल भी है। ये हमें बताता है कि सफलता कोई एक बड़ी घटना या इवेंट नहीं है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही बोरिंग प्रक्रिया है। जब कोई बेहतरीन म्यूजिशियन स्टेज पर परफॉर्म करता है तो हजारों लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन कोई भी उस बोरिंग प्रैक्टिस को नहीं देखता जो उसने बंद कमरे में अकेले की है। सही कहा। बार बार एक ही धुन को बजाना, बार बार गलतियां करना और फिर से शुरुआत करना। मास्टरी या महारत असल में बोरिंग चीजों को बार बार करने की क्षमता ही है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें, सुबह अलार्म बजने पर शुरू होने वाले उस बायोलॉजिकल युद्ध से लेकर दिन में ईगो डिप्लीशन से बचने के लिए अपने पर्यावरण को सेट करने तक, और शाम की थकान में काम को छोटे हिस्सों में बांटने से लेकर कंपाउंड इफेक्ट के जादू तक, तो एक बात बहुत साफ हो जाती है। वो क्या? वो ये कि अनुशासन का मतलब खुद को किसी जेल में बंद करना या सजा देना नहीं है। इसकी ठीक उलट, अनुशासन ही सच्ची आजादी का रास्ता है। ये हमें हमारी अपनी तात्कालिक इच्छाओं और आलस का गुलाम बनने से रोकता है। बिल्कुल। ये वो पुल है जो हमारे वर्तमान और हमारे सपनों की दुनिया के बीच बना है। जब हम अपने आसपास के पर्यावरण को डिजाइन करते हैं, अपनी आदतों को आकार देते हैं, तो हम वास्तव में अपनी नियति को डिजाइन कर रहे होते हैं। और ये नियति बदलने की ताकत हर उस इंसान के हाथ में है जो आज इसी पल से एक छोटा सा कदम उठाने के लिए तैयार है। जी, स्रोत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक अनामन दिया गया है जो इस पूरी यात्रा को एक खूबसूरत नजरिया देता है। एक बीज के बारे में सोचें जो जमीन में बोया जाता है। कोई उसे रोज पानी देता है, उसकी देखभाल करता है। पहले दिन मिट्टी के ऊपर कोई बदलाव नहीं दिखता। हफ्तों तक ऐसा लग सकता है जैसे सारी मेहनत बेकार जा रही है। बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम शांत और निष्क्रिय लगता है, कोई हलचल नहीं। लेकिन फिर अचानक एक दिन वो नन्हा सा अंकुर मिट्टी का सीना चीरकर बाहर आ जाता है। ये हम सब के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। वो सवाल क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपनी जिंदगी में आज जो छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो सुबह 5 मिनट जल्दी उठना हो, ठंडे पानी से नहाना हो या फोन को दूसरे कमरे में रखना हो, और हमें उनका कोई परिणाम आज दिखाई नहीं दे रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो असल में विफलता नहीं है? बिल्कुल। क्या ऐसा हो सकता है कि वो हमारी खुद की जड़ों के मजबूत होने का वो अदृश्य समय है जो मिट्टी के नीचे चल रहा है और जो हमें एक दिन अचानक असाधारण बना देगा? शायद ये अदृश्य समय ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।